नमस्ते प्यारे बच्चों, देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज फिर एक नई क्लास लेके आपके सामने हम हाजिर हो गए हैं। आशा करते हैं आपको ये कक्षाएं समझ में आ रही है और आपका रेस्पॉन्स भी हमें मिल रहा है। हम बहुत खुश हैं इस बात से। तो आज इसी खुशी में हम एक और नया पेपर जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का है वो लेकर आपके सामने आए हैं। और आपको ये क्लासेस समझ में आती है कि नहीं आती है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव दें कि हम किस प्रकार से उसमें और सुझाव और अच्छी तरीके से उसमें हम जो अच्छा कर सकते हैं। और कई बच्चे तो मुझे नमस्ते ही नहीं करते। भाई शर्म आती है कि आपको हैं? केवल एक राजवीर, एक सतीश, एक पूजा और एक लखन, ये 4 बच्चे हैं जो बस नमस्ते करते हैं। सब बच्चे आते हैं, सब नमस्ते किया करो। भाई मैं भी आपसे नमस्ते करूँगा, मेरे को पता लगेगा कि कौन कौन बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन। और आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, चाहे वो गणित का हो चाहे वो सामाजिक का हो, क्योंकि 2 परीक्षाओं की अपने इसी को अपन अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंस लेके चल रहे हैं। तो आज का जो अपना प्रश्न पत्र है वो है इस्माइल का 10वां प्रश्न पत्र। इससे पहले अपन 9 प्रश्न पत्र पढ़ चुके हैं बच्चों, और आशा है मुझे पूरी कि आपने ये 9 तो अब तक देख लिए। और जिन साथियों ने नहीं देखा है अभी तक, वो एक बार इस वीडियो के ही नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, यानी कि जो वीडियो का जो नाम लिखा हुआ आ रहा है उस पर जैसे दबाओगे नीचे लिस्ट आएगी। उस लिस्ट में पूरे अब तक यानी कि इसकी 10 क्लासें लगी है, वो पूरी 10 क्लासें नीचे है। जैसे या फिर जैसे आप जो भी YouTube चलाना जानता है तो उस इधर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट के अंदर कक्षा 10 लगा हुआ है। 10 लगाते ही पूरी की पूरी क्लासें आ जाएंगी नीचे। तो आप वहाँ से इनको पूरी क्लासों को देख के सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को समझाया गया है, चाहे वो गणित का हो चाहे वो सामाजिक का हो। तो आज अपन अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अपनी है पहली क्लास। वो पहला प्रश्न, अब पहला प्रश्न है कि बेरोजगारी किसे कहते हैं। क्या है बच्चों प्रश्न है, बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो देखो पहले समझते हैं अपन इसको थोड़ा सा, फिर बाद में अपन इसकी परिभाषा बना लेंगे। देखो यहाँ ध्यान देना, मैं पहली क्लास में था, मेरे को ले लेता हूँ, मैं पहली क्लास में था तब क्या मैं काम करने के लायक था क्या? नहीं, तब मेरे को पढ़ना था और तब इतना ये भी नहीं था कि मैं काम करूँ। जब मैं 5वीं में आ गया तब भी इतना ये नहीं था, क्योंकि आपको खुद को पता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो है वो तो मजदूरी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार का नियम है, कानून का संविधान के अंदर नियम है, बाल मजदूरी निषेध नियम है, जिसके तहत 14 साल से कम वर्ष के बच्चे तो क्या नहीं कर सकते, काम ही नहीं कर सकते। तो अब बताओ 14 वर्ष जैसे ऊपर, यानी कि कहने का मतलब है मैं अब पढ़ लिया, काम करने के योग्य हो गया। अब कहीं काम करने के योग्य हो जाते हैं लेकिन काम करना नहीं चाहते, तो वो तो बेरोजगार नहीं है। लेकिन काम करने के योग्य है और काम करने के इच्छुक है, लेकिन अब उसको काम नहीं मिल रहा, वो बेरोजगार है। समझ में आएगी बच्चों? यानी कि कोई व्यक्ति काम करने के योग्य है और काम करने का इच्छुक है, लेकिन वह रोजगार प्राप्त करने में असफल है, उसे रोजगार नहीं मिल रहा, उसे कार्य नहीं मिल रहा। वो काम करने के योग्य भी हो गया और काम करने का इच्छुक भी है, चाहता भी है वो काम करना, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा। बस यही क्या है, बेरोजगारी है। तो अब अपन लिखते हैं इसका उत्तर। देखो, कोई व्यक्ति कार्य करने के योग्य है तथा वह कार्य करने का इच्छुक भी है, परंतु वह रोजगार प्राप्त
करने में असफल है, अर्थात उसे कार्य नहीं मिल रहा, तो इसी स्थिति को बेरोजगारी कहा जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति काम करने के योग्य है और वो काम करना भी चाह रहा है, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल रहा, उसे कार्य नहीं मिल रहा, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? बेरोजगारी कहेंगे। अगला है आंसर नंबर 2 लिखते हैं बच्चों अपना। क्वेश्चन है स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या अंतर है? बच्चों कल के पेपर में अपन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ा था, तो बताओ। देखिए फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर दो। कल का जो जिस ने प्रश्न पढ़ा, पेपर पढ़ा है कल का कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, फटाफट से लिखो। देखो बच्चों आंसर आप कैसे दे सकते हो फटाफट से उसके अंदर, कि जैसे आपके पास जो भी मोबाइल है कमेंट बॉक्स में लिख करके साइड में गूगल का वो वॉइस आता है, उस पर जैसे दबाओ और फटाफट उत्तर बोल दो, वो उसमें लिख के आ जाएगा तुरंत। जो भी आंसर है उसको दबाओ वॉइस को, और वहाँ दबाते ही आप बोल दो उसमें आंसर, फटाफट से उसका उत्तर आ जाएगा और वो वहाँ पर आप शो करने लग जाएगा और मेरे को पता लग जाएगा कि आंसर है। क्या दे रहे हो आप आंसर? दो फटाफट देंगे। लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है तो वैसे वो तरीका सबसे बेस्ट, फटाफट ही दबाओ। देखो कल अपन ने अंतर्राष्ट्रीय जो पढ़ा था, उस अंतर्राष्ट्रीय में अपन ने ये पढ़ा था कि देश की सीमाओं के बाहर, देखो मैं ये बना लेता हूँ, ये भारत देश है, इस देश की सीमाओं के अंदर अंदर जो व्यापार कर रहे हैं अपन, उसको अपन क्या कहेंगे? स्थानीय या घरेलू। क्या कहेंगे बच्चों? घरेलू। लेकिन इस देश की सीमा से बाहर दूसरे देशों के साथ, अन्य देशों के साथ, एक देश से दूसरे देश के साथ जब व्यापार होगा, यानी कि वस्तुओं का, माल का, सेवाओं का आदान प्रदान होगा, तो बस उसी को क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय। अब आप समझ गए होंगे सीधे से ही कि जब व्यापार देश की सीमा के अंदर हो, देश की सीमा के भीतर हो, यानी कि वस्तुओं का, माल का, सेवाओं का आदान प्रदान जब देश की सीमाओं के भीतर हो, तो वह तो स्थानीय व्यापार कहलाएगा। लेकिन माल का या से वस्तुओं का, उत्पादकों का जो क्या नाम है, जो उत्पादन का जो व्यापार है, वो देश की सीमाओं से बाहर दूसरे देशों के साथ होगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलेंगे। समझ में आ गया होगा सीधा सा। यानी ये देश की सीमा के अंदर हो रहा है तो स्थानीय या घरेलू, और बाहर हो रहा है दूसरे देशों के साथ तो अंतर्राष्ट्रीय। तो बस अब फटाफट से अपन लिख सकते हैं इसको। जब व्यापार देश की सीमाओं के भीतर जब व्यापार देश की सीमाओं के भीतर होता है तो वह स्थानीय, घरेलू व्यापार अंतर्गत आता है। लेकिन जब व्यापार देश की सीमा से बाहर
अन्य राष्ट्रों के साथ होता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो समझोगे बच्चों, सीधी सी परिभाषा थी कि जब व्यापार देश की सीमाओं के भीतर भीतर हो रहा है तो वो स्थानीय, और जब व्यापार देश की सीमाओं से बाहर अन्य राष्ट्रों के साथ हो रहा है तो वो क्या है। और व्यापार में क्या होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान, वस्तुओं का, उत्पादनों का, इनका क्या होता है, माल का इनका आदान प्रदान होता है। जब वो उनका आदान प्रदान केवल देश की सीमा के भीतर भीतर हो रहा है तो स्थानीय है, और जब बाहर हो रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय है। अगला प्रश्न है बच्चों अपना, उपभोक्ता शोषण के कोई दो रूप बताइए। फटाफट लिखो, ये पूरा पहले वाले पेपर में आ गए, तुरंत लिखो, फटाफट लिखो, देखिए सभी लिखो। जिन्होंने पिछला पेपर पढ़ा है उसके अंदर आ गया ये। इसका एक और भाग आया था कि किन्हीं दो रूपों के नाम, और एक आया था कि किस प्रकार से बाजार के अंदर हमारे साथ शोषण होता है। वो दूसरा प्रश्न था, उसके 3 वो प्रकार पूछे थे उसने। तो ये शोषण के रूप पूछा है इसने। बताओ देखिए फटाफट। शाबाश, देखो मिलाओ अपने आंसरों को। इसके 2 रूप थे, कल बता दिया था, आज भी फटाफट इसको ये कर रहा हूं। पहला था माल या वस्तु के रूप में, और दूसरा है सेवा के रूप में। वहां पर मैंने इसको समझा दिया था कैसे सेवा के रूप में, कैसे माल वस्तु के रूप में, वहां बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था, इसलिए यहां ज्यादा नहीं समझाएंगे। आंसर नंबर 4, अलोह खनिज के नाम बताइए व किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न नहीं आया पहले, यह पहली बार ही आया है। तो बताओ बच्चों, अलोह खनिज के नाम बताइए पहले। तो अपन थोड़े पहले यह जानेंगे कि अलोह खनिज होता क्या है, कि खनिज का वह प्रकार जिसके अंदर लोहे के अंश नहीं हो, वो है कौन सा, अलोह खनिज। अब कौन कौन है जिसके अंदर लोहे का अंश नहीं होता, तो आंसर अपन लिखते हैं, देखो अलोह खनिज। अलोह खनिज के अंदर तांबा, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, आदि। सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट आदि जो है खनिज है, इनके अंदर क्या नहीं है बच्चों, लोह तत्व नहीं है, इसलिए ये अलोह है। अब इनमें ये कह रहा है कि किन्हीं 2 का वर्णन भी करो, तो आपको मैं छोटा छोटा सा 2 का वर्णन करके बताता हूं, जिसमें अपन एक लेते हैं तांबे को। तांबा, क्योंकि आपको पता हो तो ये चांदी जो है ये सीसा जस्ता का ही क्या है, परिष्कृत रूप है। पहले ले लेते हैं अपन एक पे तांबा। बच्चों तांबे के बारे में बताता हूं मैं आपको। आपको पता है अरावली पर्वतमाला है, धारवाड़ सेक्टर की यानी कि भूसन्नति, आप जैसे भूगोल पढ़े होंगे तो उसके अंदर प्रकृति की जो अपनी पृथ्वी है, जिसकी जो प्रारंभिक काल से इसकी उत्पत्ति के रूप में, जैसे इतिहास के बारे में अपन पढ़ते हैं, ऐसे इस पृथ्वी का भी इतिहास था। उसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो कल्प आए हैं, आद्य कल्प, प्राकल्प, इस प्रकार से जो कल्प आए हैं उनके बारे में, लेकिन वहाँ ज़्यादा उलझेंगे नहीं अपन सीधे बस ये ध्यान रखते हैं कि जो धारवाड़ और जो अरावली की जो
कायांतरित जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों के अंदर, उन चट्टानों के भीतर, उन चट्टानों की नसों में ये तांबा, कौन, ये जो तांबा है ये सल्फाइट, किसके रूप में, सल्फाइट या चारा पारकर इस अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। और ये मुख्यतः जो इनके रूप में प्राप्त होता है, तो इनके बारे में कि ये कहाँ उपयोग होता है, तो देखो विद्युत उद्योग, जो उद्योग होते हैं उनके अंदर काम में आता है, जो विद्युत बिजली के जो उद्योग होते हैं उनके अंदर ये काम में आता है, और भी अन्य जो उद्योग है उनके अंदर भी ये काम में आता है। और इसका जो ज़्यादा जो इसके जो उत्पादन होता है वो बच्चों मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान आता ही है, क्योंकि अपने तो खेतड़ी जो झुंझुनू है वो तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कर्नाटक भी है, यहाँ पर इसका तांबे का बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, उत्पादन होता है। और इसके उत्पाद बनाने में, इसके जिस तांबे को परिष्कृत करने में, इसको शुद्ध करने में एक ही कंपनी, जो सार्वजनिक कंपनी है उसके पास ही इसका अधिकार है, उसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। उस एक कंपनी के पास ही क्या है, इसका अधिकार है। ये तो अपन ने बात की किसकी, तांबे की। एक और ले लेते हैं अपन दूसरे नंबर पे, सीसा जस्ता। बच्चों ये भी अरावली पर्वत, अरावली जो पर्वत है उसके जो श्रृंखला है उसके तह में गैलेना अयस्क के रूप में। अब बच्चों अयस्क तो आप जानते ही होंगे, यानी कि कोई भी धातु है उसका जो कच्चा माल है उसको अपन अयस्क कह सकते हैं, वो कह सकते हैं क्या, वही है। तो ये गैलेना अयस्क के रूप में मिलता है, कहाँ मिलता है, अरावली जो श्रृंखला है उसकी तह में मिलता है। और इसका जो प्रयोग है, इसका जो उपयोग है, शीश जस्ते का उपयोग, इसका उपयोग बच्चों आपके जो शुष्क बैटरी बनाई जाती है वहाँ पर आता है, उसके अंदर इसका काम आता है, रसायन बनाने के लिए इसका काम आता है। अब ये भी कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो बच्चों ये भी राजस्थान में अधिक मात्रा में मिलता है। और हाँ, जिस प्रकार से उसका उत्पादन करने के लिए एक सार्वजनिक कंपनी अधिकृत थी, कौन सी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसी प्रकार इसी के लिए भी एक सार्वजनिक कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी, जो जावर उदयपुर में है। बस उसी के पास, इसके पास सीसा जस्ता को, यानी कि जो चांदी की खान भी अपन उसको बोल सकते हैं, उसका जो अधिकृत है, जो परिष्कृत करने का है, वो जो उद्योग कर उसको उत्पाद बनाने का है, वो केवल उसी के पास अधिकृत है। तो इस प्रकार से अपन ने तांबा और जस्ता इन दोनों के बारे में पढ़ा। अब अगला प्रश्न है, चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हो कि तांबा, क्योंकि ये कह रहा है कि दो के बारे में वर्णन कीजिए, लेकिन बच्चों भी यहाँ पर मैं इसको ज़्यादा यहाँ पर लिखूँगा, वैसे मैंने आपको समझाया, लिखूँगा तो फिर और ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको आपको समझा दिया। और यहीं ये ध्यान रखना, ये सल्फराइट अयस्क के रूप में मिलता है, ये गैलेना अयस्क के रूप में मिलता है। इसको आप बना लेना फिर बड़ा। इसका उपयोग विद्युत उद्योग, इसका उपयोग रसायन, शुष्क बैटरी, जंग रोधक बनाने, इसका प्रशीतलन, इनके अंदर काम में आता है। इसके लिए जो अधिकृत कंपनी थी हिंदुस्तान
कॉपर लिमिटेड, इसकी जो कंपनी थी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये मैंने इसको शॉर्ट शॉर्ट, अब आप इसको आगे से बढ़ा देना। इसके अब ये कह सकते हैं, ये जो है अपने मध्य प्रदेश में, शॉर्ट में एमपी लिख देता हूँ, आप समझ जाओगे, एमपी, झारखंड, राजस्थान, आरजे लिख देता हूँ, आप समझ जाना, आरजे का मतलब राजस्थान। इसका राजस्थान, इनके अंदर इनके उत्पाद है, यहाँ पर इनके ज़्यादा खाने हैं। इस प्रकार से अपन इन दोनों जो थे तांबा और शीशा, इनके बारे में अपन ने थोड़ी थोड़ी सी बातें बताई, कौन कौन से हैं वो अपन ने बता दिया। अब अगला प्रश्न जो है वो अपन पढ़ते हैं कि संसाधन से आप क्या समझते हैं और जैव व अजैव संसाधनों का वर्णन कीजिए। तो देखो आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5 है कि संसाधन से क्या अभिप्राय है। तो बच्चों में बताऊं कि इस प्रकृति के अंदर जो भी वस्तुएं हैं जो हमारे काम की है, जिनको अपन उस काम में ले सकते हैं, जो अपन आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वो सब संसाधन है। इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पर स्थित, इस पृथ्वी में विद्यमान कोई भी वस्तु, इस पर्यावरण में विद्यमान कोई भी वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, वो ही कौन है? संसाधन है। अब ये संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं, एक जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। जैव संसाधन खुद ही कह रहा है, ऐसे संसाधन जो जीवित हो। अजैव ऐसे संसाधन जो अजीवित यानी मृत हो। जैव जिसके अंदर मनुष्य खुद भी आ गया, जानवर आ गए, मछलियां आ गई, ये सब कैसे है? जैव है। अजैव संसाधन, इसमें पत्थर आ गए, पानी आ गया है, पहाड़ आ गए, ये सारे पवन हवा आ गई, ये सारे के सारे कैसे है? अजैव है। तो अब अपन इसको ज़्यादा समझने की क्या है, तो आंसर लिखते हैं कि प्रकृति में विद्यमान सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं पूर्ति करती है, संसाधन कहलाते हैं। कोई भी हो, यानी प्रकृति में विद्यमान कोई भी वस्तुएं हो, कोई भी तत्व हो, कोई भी, वो सब क्या करते हैं? जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? संसाधन। अब दो प्रकार के, जैव व अजैव, इनका वर्णन करना है। तो अब अपन यहाँ पर ले लेते हैं, एक है जैव और एक है अजैव। एक है जैव और एक है अजैव। जैव क्या है? वे जो सजीव है, सॉरी सजीव नहीं, जीव युक्त संसाधन। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखूंगा बच्चों में, क्योंकि अब जगह नहीं रही नीचे।
जैव युक्त संसाधन, यानी कि इस प्रकृति में विद्यमान वे सभी तत्व या वह सभी क्या नाम है जो वस्तुएं हैं, वह सभी क्या नाम है जो अपन कह सकते हैं विद्यमान कोई भी तत्व हो जो जीवित है, वो क्या कहलाएगा? जैव संसाधन कहलाएगा। और जीव रहित संसाधन, यानी कि वे संसाधन जो कैसे हैं? जीव रहित है। अब उदाहरण से भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे इसके अंदर अपन ने दे दिया प्राणी, जिसमें अपन कह सकते हैं पशु आ गए, मछली आ गई, जिसको अपन मत्स्य बोल सकते हैं। ये सब कैसे संसाधन है? जैव है। यहाँ अपन ले ले हवा, पत्थर, पानी, ये सब क्या है? अजैव है। अब अपन अगले प्रश्न को पढ़ते हैं एक बार इसका फटाफट से। बेरोजगारी किसे कहते हैं अपन? तो बेरोजगारी कहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कार्य करने में तो योग्य है और कार्य करना भी चाहता है, परंतु उसे क्या नहीं मिल रहा? रोजगार नहीं मिल रहा। तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? बेरोजगारी कहेंगे। जब देश व्यापार की सीमाओं के अंदर होता है तो कौन सा? स्थानीय। लेकिन वही जब देश की सीमाओं के बाहर हो तो क्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय। ऐसे ही वो शोषण का जो अपना प्रकार रूप है, तो एक माल के रूप में, एक वस्तु उसके रूप में, क्या बोलते हैं जो सेवा के रूप में। अलोह खनिज तत्व उनके नाम बताइए। तो अपन ने अलोह खनिज सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट आदि इनके बारे में अपन ने पढ़ा। तांबा यानी कि सल्फर जो अयस्क के रूप में मिलता है, विद्युत उद्योग, प्रशीतलन इनके काम में आता है। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये इसको उत्पाद करती है। और ये मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान में मिलता है। और जगह मिलता है ऐसा नहीं है। सीसा, जस्ता ये क्या नाम है जो गेलना इसके रूप में मिलता है। रसायन, शुष्क बैटरी, जंगरोधक बनाने में काम में आता है। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इसका उत्पादन करती है। अब प्रकृति में जो विद्यमान सभी वस्तुएं हैं वो संसाधन कहलाती है। वो जो मनुष्य की पूर्ति करती है वो क्या कहलाती है? लेकिन जैव अजैव संसाधनों का वर्णन, तो जैव जो जीव युक्त संसाधन है वो कौन से हैं? जैव संसाधन है। जो जैव मंडल में विद्यमान जो जीवित है वो जैव संसाधन है, जिसमें पशु, प्राणी, मत्स्य ये सब आ गए। अजैव वह है जिसमें जीव रहित है, जैसे हवा है, पत्थर है, पानी है। अब अपन अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अब बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं की कोई 4 हानियां बताइए। देखो बच्चों, वैसे तो इनके बारे में अपन देखें तो इन परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर बताया है और बहुत उपयोगी बताई है और है भी, लेकिन इनके कुछ हानियां भी है। तो क्या क्या हानियां हो सकती है? देखे आप ही बताओ, देखे फटाफट क्या क्या हानियां हो सकती है। फटाफट से लिखो दे कमेंट बॉक्स में क्या क्या हानियां हो सकती है, जल्दी बताओ। शाबाश। देखो इनकी हानियां अपन देखें तो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं निम्न हानियां हो सकती है। पहला तो सबसे पहला जो हानि होगी, सबसे पहली, वो तो अपन यह कहेंगे कि नदियों का जो प्राकृतिक बहाव है
वह बाधित होगा। दूसरा क्या होगा? पृथ्वी का निम्नीकरण होगा। और बच्चों, भूकंप संभावना बढ़ जाती है। और बच्चों, बाढ़ की संभावना भी रहती है। यानी कि जो नदी घाटी परियोजना है, उनसे नदियों का प्राकृतिक बहाव, जो प्रवाह है, उसको रोक दिया तो वो बाधित होगा। पृथ्वी का जो निम्नीकरण है वो होगा, यानी कि वहाँ पर पृथ्वी का निम्नीकरण है कि वो बहुत अंदर, क्योंकि पानी को एक जगह रोका जाएगा। और एक और ये है कि वहाँ जो वो तलहट है, वहाँ आकर के उसकी जो वो बहा के लेके आई थी नदी, वो सारी तलछट को वहाँ पर जमा देगी। तीसरा, भूकंप के वहाँ पर, क्योंकि जब वहाँ एक जगह पानी को अपन रोकेंगे तो वहाँ पर अपने आप ही प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा, और जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा तो भूकंप आने की ज़्यादा है। और बाढ़ की संभावना, जब वहाँ इतना सारा पानी, कभी ज़्यादा नदी में पानी आ गया तो उस बांध को तोड़कर अगर कभी बाढ़ आ गया तो आसपास तो जलमग्न है। तो ये इसकी हानियाँ हैं। लाभ है इसके, लेकिन ये हानियाँ भी है। चलो ठीक है, आज अपन यहाँ तक ही इस क्लास को पढ़ेंगे, और बाकी अपन कल अगली क्लास में फिर मिलेंगे। और बच्चों, आपसे एक बात कहूँगा कि इन कक्षाओं को आप अपने सभी साथियों तक भेजें, और जिस साथी ने अभी तक पहले वाली क्लासें नहीं देखी, वो इसी कक्षा के डिस्क्रिप्शन में, जैसे आप जिसे नाम वीडियो चल रहा है इसके नीचे नाम है, उस नाम पे दबाते नीचे लिस्ट खुलेगी, वहाँ से आप और सारी कक्षाएँ देख सकते हैं। चलो फिर कल मिलते हैं इसी समय। जय हिंद, जय भारत।